दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है निशा। कितना खुशनसीब हूं मैं, वह भी मुझे उतना ही चाहती है जितना मैं उसे। अपने क्लास की बात तो एक तरफ, पूरे कॉलेज में कोई उसे सुंदरता में टक्कर नहीं दे सकता था। लेकिन निशा की खूबसूरती थी उसकी सादगी, उसकी नम्रता, उसकी सुंदर आंखें जिनसे ना जाने वह कितना कुछ बोल देती थी। कॉलेज के कितने लड़कों की भीड़ लगी रहती थी उसके आसपास। हजारों जतन करके वैलेंटाइन डे पर मैंने उसे प्रपोज कर ही दिया था। बहुत हिम्मत जुटाई थी, लेकिन साल भर की मेहनत रंग लाई थी। दोस्ती से शुरू हुई यह प्रेम कहानी आखिर हम दोनों को करीब ले ही आई। निशा के माता पिता बहुत ही प्यारे हैं और नए जमाने की सोच रखते हैं। यकीनन सोने जैसा स्वभाव निशा को इन्हीं से मिला है। निशा से दोस्ती होने के बाद कुछ ही महीनों में वह मुझे अपने माता पिता से मिलवाने ले गई थी। निशा के सभी दोस्त उसके घर जा चुके थे। निशा कभी अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं छुपाती थी और अपने सभी दोस्तों से मिलवाती थी। उनसे मिलकर मुझे ऐसे लगा जैसे कोई परिवार साथ में कितना सुखी रह सकता है। किसी को यह देखना हो तो इन्हें देखे। मेरा तो दिल ही लग गया था उनसे और उनका मुझसे। आज कॉलेज खत्म होकर 3 साल बीत चुके हैं और हम दोनों को बहुत अच्छी कंपनियों में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिली है। हमें लगा कि शायद यही सही वक्त है हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं निशा के पेरेंट्स से बात करने आया हूँ। निशा ने तो बहुत ही अच्छे से समझाया था मुझे कि क्या कहना है, कैसे कहना है, लेकिन बात शुरू करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। वैसे मैं अंकल आंटी से किस विषय में बात नहीं कर लेता, लेकिन यह शादी की बात कैसे करूं? मेरे घर से अपनी तरफ से तो मैं ही हूं, क्योंकि जो है उन्हें फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। निशा के पेरेंट्स कब से मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, जैसे मन में हंस रहे हैं। निशा चाय नाश्ता लेकर मुस्कुराती हुई आती है और मुझे इशारे में पूछती है, क्या हुआ? मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए ना में सर हिला देता हूं। निशा मेरी ओर गुस्से से देखती है और इशारे में कहती है कि बोलो, वरना मैं बोल दूंगी। मैं बोलने की कोशिश ही करता हूं, लेकिन निशा के पेरेंट्स बात काट लेते हैं। निशा के पिता कहते हैं, शायद हमें पता है कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, लेकिन अगर तुम पर छोड़ा तो शायद बोलने में 1 साल लगा दोगे। फिर निशा की तरफ देखकर पूछते हैं, है ना? निशा अपनी खुशी जैसे तैसे दबाए सिर नीचे करके खड़ी रहती है और उसके माता पिता दोनों हंस पड़ते हैं। मेरी भी जान में जान आई और निशा अपनी मां से गले लग जाती है। निशा के पिता मुझसे कहते हैं, देखो बेटा कमल, तुम हमें हमारी बेटी के लिए हमेशा से पसंद थे और निशा इतने सालों में दिन में इतनी बार तुम्हारा नाम लेती थी कि हमने कभी किसी और लड़के के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन तुम तो जानते हो कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके बारे में तुम्हें अपने परिवार से बात करनी पड़ेगी। मैंने कभी निशा या अंकल आंटी से कुछ नहीं छिपाया था कि मेरी अपने परिवार से नहीं बनती थी। महीनों तक तो मैं अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखता था। बचपन से ही मैं बिना मां के रहा था। पिताजी को कभी काम से फुर्सत नहीं मिली थी, पर जाने क्या हुआ, मेरे 12 साल के होने पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई बीवी में कभी मुझे अपने लिए मां नहीं दिखी। कुछ 2-4 महीनों में ही मैं बोर्डिंग में रहने आ गया था और फिर हॉस्टल में। पिताजी ने बस फीस देने तक का ही रिश्ता रखा था, जिसे कभी उन्होंने आगे बढ़ाना नहीं चाहा था। मैंने भी कभी नहीं चाहा कि मैं उनके नए परिवार की खुशी के बीच आऊं। उन्हें दूसरी शादी के बाद
एक लड़की और एक लड़का हुआ, यानी मेरे दो भाई बहन, जिन्होंने कभी मुझे बड़े भाई होने की इज्जत नहीं दी। हमेशा से मुझे इस परिवार की आंखों में परायापन नजर आता था। अब पिताजी से मुझे बात करनी जरूरी थी। मैं पिताजी को फोन लगाता हूँ। वहां फोन उठाते हैं और कहते हैं, कैसे फोन किया? ठीक है, अच्छा ही है, मुझे भी बात करनी थी, पर तुम बताओ पहले फोन क्यों किया? मैंने उनसे कह दिया कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ और आपका आशीर्वाद चाहिए। पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और बोले, पागल हो गए हो क्या? तुम कैसे खुद तय कर सकते हो कोई रिश्ता? मैं भी तुम्हें इसीलिए फोन करने वाला था। मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरे बिजनेस सर्कल में मेरे अच्छे दोस्त की बेटी है, बहुत नामचीन और हमारे बराबर के लोग हैं। जल्दी घर आ जाओ, तुम्हें उनसे मिलना है। मैंने तो साफ मना कर दिया और फोन रख दिया। मैंने निशा को सारी बात बता दी और वह बहुत परेशान हो चुकी है। वह चाहती है कि इस शादी में मेरे पिताजी की भी सहमति हो। तभी मुझे पिताजी का फोन आता है। वह मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं, मेरी परवरिश का हिसाब मांगते हैं, मुझ पर किए गए एहसान गिनाते हैं। हमारी बहस होती है और तभी वह चुप हो जाते हैं और दर्द से कहलाने लगते हैं। उनके घर से सबके चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। मुझे फिर पता चलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। मैं तुरंत भागा भागा अस्पताल पहुंचता हूं। शहर की दूसरी ओर होने की वजह से मुझे थोड़ी देर लगती है। मुझे देखते ही उनका दूसरा परिवार मुझ पर टूट पड़ता है। नई माँ कहती है, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो तुम हमसे? पूरी जिंदगी तुम्हें संभाला, आज तुम जो भी हो अपने पिता की वजह से, और उनकी तुम एक बात नहीं मान सकते। अगर मेरे बच्चे अनाथ हुए तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ तो पता चलता है कि अब मेरे पिताजी खतरे से बाहर है। एक हल्का सा माइनर अटैक था और टेंशन की कोई बात नहीं है। मेरी जान में जान आती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता और फिर बात करेंगे कहकर चला आता हूँ। इस घटना को थोड़े दिन बीत चुके हैं और जैसे मैंने सोचा था, पिताजी का मुझ पर अब दबाव बढ़ चुका है। लड़की वालों से मिलने के लिए मुझे बार बार बुलाया जा रहा है, पर मैं हो सके उतना टाल देता हूँ। यहाँ निशा मायूस हो चुकी है और कहती है कि मुझे अपने पिताजी की बात मान लेनी चाहिए। इस बार निशा अपने माता पिता से यह बातें नहीं बोल पाई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने भी उसे मना किया था कि अभी मत बताओ, समय आने पर उन्हें पता चल ही जाएगा। किस रास्ते जाना है यह तो मुझे हमेशा से पता था, लेकिन मैंने कुछ दिनों में फैसला ले ही लिया था। सिर्फ एक प्यार के लिए मैं सबको दुखी नहीं कर सकता था, सबका दिल नहीं तोड़ सकता था। मुझे सबकी खुशी देखनी थी। बाद में मेरी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर और निशा के माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही मैंने और निशा ने विधि अनुसार मंदिर में शादी कर ली। मैंने इस फैसले के लिए निशा को बहुत समझाया था और सादगी से शादी करने के लिए निशा के माता पिता की सम्मति ली थी। वे दोनों तो बस हमारी शादी से ही खुश थे। आखिर उनकी खुशी भी मेरे लिए उतनी ही मायने रखती थी जितनी मेरे माता पिता की होती। अगर मेरी शादी निशा से ना होती तो ना सिर्फ निशा की जिंदगी खराब होती, बल्कि उसके माता पिता की तबीयत भी बिगड़ सकती थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि क्या होता अगर आज मेरे साथ मेरी माँ होती तो वह मेरे इस फैसले में मेरे साथ होती। हमारा नया घर निशा के घर के बहुत नजदीक ही था, जो मैंने कुछ एक आध साल पहले ही होम लोन पर लिया था। अब बस पिताजी का आशीर्वाद लेने जाना था।
मैं निशा के साथ अगले दिन पिताजी के घर पहुंचा उनका आशीर्वाद लेने। वहां हमें एक साथ शादीशुदा देखकर आग बबूला हो गई। उन्होंने मुझे कोसना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी बहुत बुरा भला बोल रही थी, फिर से मुझ पर किए गए एहसान गिना रही थी। निशा चुप थी, उसकी आंखें भर आई थी। मैं आगे बढ़ा और बैग से एक पैकेट निकालकर बीच पे रखी एक मेज पर रख दिया। सब चुप हो गए। पिताजी बुरी तरह चिढ़े हुए थे। मैंने कहा, यह मेरे बैंक अकाउंट की बुक है जिसमें अब सालों से मेरी पढ़ाई और हॉस्टल के लिए फीस और खर्चे की रकम जमा करवाते हैं। आज मैंने यह अकाउंट बंद करवा दिया है। इसमें से सारी रकम निकाल दी है जो इसी पैकेट में है। कॉलेज शुरू होने के साथ ही हॉस्टल में रहते रहते मैंने अपने खर्चों के लिए खुद ही कमाना शुरू कर दिया था। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से मेरी पढ़ाई तो बहुत हद तक स्कॉलरशिप पर ही हुई थी। इस घर से निकलने के बाद यह घर कभी मुझे अपना नहीं लगा, इसलिए कभी पैसों पर भी मुझे कोई हक नहीं लगा। बचपन से ही खुद को संभालना मैंने सीख लिया था। इन पैसों का मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। बैंक से मिले ब्याज के साथ यहाँ आपकी रकम आपको लौटा रहा हूँ। आप मेरे पिता हैं, मेरी शादी तय करने का आपको अधिकार भी है, लेकिन अपने लिए जीवन साथी मुझे पहले ही मिल चुकी थी। मैंने और निशा ने तो बहुत पहले ही एक दूसरे को दिल से पति पत्नी मान लिया था। जिस तरह मैं पत्नी के कहने से पिता को नहीं छोड़ सकता था, उसी प्रकार पिता के कहने पर पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता था। मुझे नहीं पता आपने अपने किस दोस्त की बेटी से मेरी शादी की बात तय की थी और क्यों तय की थी, किसी व्यापारी स्वार्थ के लिए या किसी दोस्ती को मजबूत करने के लिए। लेकिन मैंने एक बहुत लंबी जिंदगी अनाथ की तरह गुजारी है और मैं किसी भी वजह से निशा के, उसके माता पिता के या अपने साथ अन्याय नहीं होने दे सकता था। आप जिस भी लड़की से मेरी शादी करवाते, ना मैं खुश रहता ना उसे रख पाता, इसलिए मैं आपकी यह बात नहीं मान पाया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा। फिर मैं और निशा पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। पिताजी कुछ नहीं कहते, बस चुप करके ऊपर देखते रहते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। उनके चेहरे पर अब भी शायद गुस्सा ही है। नई माँ अपने दोनों बच्चों को इशारे से ऊपर जाने को कहती है और खुद भी मुंह बनाकर ऊपर चली जाती है। अब सब शांत है। फिर पिताजी हमारी तरफ देखते हैं। निशा उनकी आंखों में गुस्सा देख नहीं पाती और नजरें झुका लेती है, पर मैं उनकी चुप्पी समझने की कोशिश कर रहा हूं। वह नफरत की नजर से जैसे मुझे आखिरी बार देख रहे हो ऐसा लग रहा है। वह अपनी नजरें फेर लेते हैं और अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। हम घर से बाहर निकल जाते हैं। निशा चुप है। सड़क के किनारे छाव में हम रुक जाते हैं। निशा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैं उसके आंसू पोंछता हूं और कहता हूं, नहीं निशा, अब रो मत। आज नहीं तो कल पिताजी शायद हमें समझ जाएंगे। मेरी माँ का आशीर्वाद तो हमारे साथ ही है। तुम उदास ना हो, खुश हो जाओ। यह जीवन रोने के लिए नहीं है। अभी तो यह हमारी शादीशुदा जीवन की शुरुआत है। आगे ढेर सारी खुशियां हमारा इंतजार कर रही है। निशा खुद को संभालती है और उसके चेहरे पर एक मधुर सी मुस्कान छा जाती है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम अपने घर की ओर चल पड़ते हैं।